Hello, everyone. Thank you for tuning into Maybe Muslim, a podcast that aims to define and redefine the idea of being an Indian, a Muslim, and everything in between. I am Mariam Heather, producer and host of the podcast, and I am joined by Dr. Tahira Sheikh. Dr. Tahira is a Pune based researcher and author of educational and children's books who has spent a key part of her research life documenting the lives and contributions of Savitribai Phule and Fatima Sheikh, 19th century India's social and educational reformers. In this episode, Dr. Tahira shares her findings and understanding of Fatima Sheikh's role in contributing towards Savitribai Phule's causes, while at the same time breaking down prejudices that plagued the then Muslim and the larger Indian community. We discuss their comradeship, its uniqueness within the pantheon of India's social reformers, and how their approaches towards making education accessible across all segments of the society should continue to be adopted within modern India's schooling. This conversation was recorded in Urdu and Hindi and has been edited for clarity, but you can find the English transcript on Mebhi Muslim's website, mainbhimuslim.com. हेलो डॉक्टर ताहिरा, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया मैं भी मुस्लिम पर आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त निकालने के लिए कि हम एक बहुत ही बड़ी हस्ती के बारे में आज बात कर सकें। तो सबसे पहले तो वेलकम टू मैं भी मुस्लिम। जी, और मरियम हैदर मोहतरमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और कुछ कहने का मौका दिया। शुक्रिया। तो डॉक्टर ताहिरा, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और फिर किस तरीके से आपकी फातिमा शेख की जो जिंदगी है उसमें रुचि बनी, रुझान हुआ और किस तरीके से आपने हाँ, उनकी लाइफ के ऊपर लिखा है, पढ़ा है, थोड़ा हमें बताइए। जी जी जी। देखिए, मेरा नाम शेख ताहिर अब्दुल शकूर है। मेरा ताल्लुक पूना से ही है। हमारे अब्बा अब्दुल शकूर का ताल्लुक उस्मानाबाद से है और मेरे अम्मी जान मैमुना बेगम, इनका ताल्लुक कर्नाटक से है। वो बेंगलोर की रहने वाली है। हम्म। हमारे जो दादा थे ये किसान थे और जो मेरे नाना है ये हाफिज और आलिम थे। हमारे अब्बा ताजिर पेशा लोग हैं। जैसा ज्यादा उन्होंने लिखा पढ़ा नहीं, 10वीं तक ही मतलब तालीम हुई थी। हम्म। लेकिन हमारे ननियाल वाले जो है, हमारे खालू भी आलिम थे और उन्होंने भी किताबें लिखी हैं। तो पढ़ने लिखने का शौक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से ही है। और पूना में अक्सर अभी स्कूल में मैं पहला जिस स्कूल में जैसे मैंने लगा मोमिनपुरे की गंजपेट की स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो वहां पे एक बार एक प्रोग्राम में जिक्र हुआ था कि जो हमारे स्कूल का हॉल बना था इसका नाम हम लोग फातिमा बी पे रखेंगे। उसके पहले तक मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हम्म। तो फिर हमने इनके बारे में जानकारी शुरू की कि कौन है ये, नहीं क्या। फिर इसी तरीके से सावित्री बाई के बारे में भी एक दो आर्टिकल कहीं पे पढ़े हुए थे, ज्यादा कुछ मालूमात उर्दू अदब में जैसा भी बच्चों को हम अपने लीडरों के बारे में स्कूल में कुछ मालूमात देते हैं ना, उनका दिन मनाते हैं, हम्म। जन्मदिन हुआ या पुण्यतिथि जो भी करते हैं तो उसके लिए मालूमात दरकार होती है ना। हम्म। तो भी सावित्री बाई के बारे में हमने बहुत तलाश किया तो कहीं पे कुछ एक मजबून ऐसा मुकम्मल किताब कहीं से मिली ही नहीं। हम्म। तो फिर हमने सोचे, यानी मैं और मेरी जो फ्रेंड है नसरीन रमजान, हमने इसके पहले दो किताबें एक साथ मिलकर लिखी हुई थी। तो हमने सोचा कि हम लोग इस टॉपिक पर काम करेंगे। हम्म। तो उसके फिर हमने अभी पूना में रहने की वजह से 10वीं तक हमने मराठी पढ़ी हुई थी। हम्म। ये मराठी और हिंदी किताबें पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने पहले मवाद जमाना शुरू किया मैंने कि हम लाइब्रेरी जहाँ भी पता होता कि इनके बारे में कुछ मालूमात है, जैसे लाइब्रेरी से तमाम मालूमात जमा की मैंने अपने लैपटॉप में लोड की हम्म। और फिर उस पे काम शुरू हुआ। मैंने कहा कि मैं इनकी हयात, शख्सियत, जो इनकी सोशल लाइफ है, हम्म। इसके बारे में लिखूंगी कि जो भी इन्होंने किया ये हमारे लोगों के सामने आना चाहिए कि इन्होंने क्या काम किया। और इसके बारे में एक तफसीली बुक, यानी एक आप यकीन नहीं करेंगे कि एक मैं सिर्फ एक ऐसे मजमून लिखने की तैयारी कर रही थी हम्म। और उस पे से यानी सिर्फ एक 10 पेजेस का मजमून बहुत हुआ। वो तैयारी करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 150 पेजेस की बुक तैयार हुई। तो हम्म। वही सोचे कि हम इसी पर काम करेंगे। और जो मेरी फ्रेंड नसरीन है, उनके बारे में ये कह दूं कि उन्होंने ये तय किया कि वो उनकी जो काव्य फूल है सावित्री बाई की, वो उस पर काम करेंगी। अच्छा।
हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम शुरू हुआ और 2015 में तकरीबन ये किताब शाया हुई 2015 में। 2015 जनवरी को हमने 3 दिन मैंने चूज की कि 3 जनवरी को उनका बर्थडे होता है ना, सावित्री बाई का पैदाइशी दिन होता है। तो उसी दिन जो उनका हॉल बनाया गया था उनके नाम पे पूना में, तो वहीं पे हमने इस किताब का इजरा रखे अच्छा। और सबके सामने एक मालूमात आ गई उनके बारे में। और दूसरी बात जो है, फिर अभी फातिमा शेख के बारे में भी शुरू हुआ ना। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, हमने पूरी पुणे की गलियां, गंज पेटवा जहाँ रहती थी, जहाँ पता चलता था कि भाई ये कोई बुजुर्ग हस्ती है, ये इनके बारे में कुछ बताएंगे, वहां पहुंच जाते थे लेकिन उनसे पूछने के लिए। लेकिन ये ठोस सबूत के जो चाहिए कि कहीं लिखा हुआ हो, ठीक है, जिसको हम रेफरेंस के तौर पे अपनी किताब में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ये बात तो जहन में थी कि अभी हम जो कुछ लिखेंगे, आने वाली लोग उसी किताब पे से आगे चलेंगे ना, कि हमने इस किताब में, इसके पहले कोई मुकम्मल किताब उन पर थी नहीं, तो हर चीज बहुत सोच समझकर ऐड करना हो रही थी बुक में। अब फातिमा भी के बारे में कंप्लीटली मालूमात नहीं थी, जैसे अभी सावित्री बाई के बारे में मराठी किताबों में है कि वो कब पैदा हो गई, उनकी शादी कब हुई, वो पुणे में कब आई, उन्होंने पढ़ाई कब शुरू की, उन्होंने अपना एजुकेशन शुरू करके फिर बच्चों के लिए पढ़ाना कब शुरू किया, सब छोटी छोटी बात, बहुत सारा उनका मवाद है, लेकिन इनके बारे में इतना कुछ पता नहीं है ना। और अभी जो भी हम लिखेंगे तो आने वाली लोग यानी कोई गलत ये ना लेना, तो जो कुछ लिखना था बहुत ही सोच समझ के और छानबीन करके लिखना था। तो कई दिनों तक, 2-3 साल तक सिर्फ किताब पढ़ने का और ढूंढने का ही काम चलता रहा। यानी 5 साल तो सिर्फ ढूंढते रहे कि किसके बारे में क्या मिलेगा, इनके बारे में क्या मिलेगा। और फिर एक लगन पैदा हो गई कि भाई सावित्री बाई फुले के साथ जो लेडीज थी, मुस्लिम लेडीज, जिन्होंने इतना काम किया और जिसकी वजह से, जैसा लोग कहते हैं कि अगर मुंशी गफ्फार बेग ना होते तो ज्योतिबा भी ना होती, महात्मा ना होते, जैसा कि उनको बनाने में उनका हाथ था ना। तो जिन लोगों ने इनका साथ दिया उनके बारे में भी हमें कुछ पता होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर जद्दोजहद शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह किताब आ गई, हाथ में आ गई, तो देखने को भी अच्छा लगा, पढ़ने को भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद सब लोगों ने उसमें से रेफरेंस लेना शुरू किया कि भाई इनकी किताब में ये लिखा है। फिर वो किताब मराठी में, इंग्लिश में, फिर कर्नाटक के भी कुछ लोगों ने कन्नड़ में उस पर रेफरेंस लिया, उसमें से किताब में से कन्नड़ में किताबें ये लिखी। तो जो शौक था किताबें लिखने का, मुझे बचपन से कुछ ना कुछ लिखने का शौक था। लेकिन पहली बार 2007 में बच्चों के लिए कहानियों की किताब लिखी थी मैंने। फिर नॉवेल लिखे, बच्चों के लिए कहानियां, अफसाने। तो हमारा यह मतलब ये था कि हमको जो कुछ भी लिखना है ठोस सबूत के साथ लिखना है। क्योंकि बाद में लोगों ने पूछना शुरू किया, आपने ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से पढ़ा है, इनके बारे में क्या सोचे, नहीं क्या जैसा। तभी उनका जो सावित्री बाई का गांव था, हम वहीं भी गए थे। फिर हमने सुना कि अहमदनगर में वो और फातिमा भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए गई थी वो वहां पर। तो वहां पे भी हमने बोले जाके देखेंगे कि कुछ अगर पुराना हमको सबूत मिल जाता है, रजिस्टर वगैरह, तो बर्थ डेट के बारे में कुछ कंफर्म हो। तो वहीं पर भी गए, बहुत मतलब किए, लेकिन ऐसे कुछ ठोस सबूत नहीं मिल सके। सिर्फ उन्होंने जो किताब में लिखी वो चीज आगे बढ़ गई। और बार बार सावित्री बाई ने जिक्र किया है कि किसी प्रोग्राम में, मतलब मेरे साथ अभी फातिमा है, या मैं मेरे घर नायगांव उनका मैका है ना, कि मैं यहाँ आ गई हूँ लेकिन मुझे पूना में फिक्र नहीं है क्योंकि वहां पर फातिमा है, नहीं कहती, स्कूल देखने के लिए जैसा। तो ऐसी बात से मतलब पता चलता कि वो कंटिन्यू उनके साथ में थी और दोनों ने मिलकर काम किया। जी। तो एक चीज आपने जो बता रही थी आपके वो आप जब रिसर्च कर रही थी, आप जगह जगह जा रही थी देखने के लिए, समझने के लिए, तो एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। सावित्री बाई और फातिमा शेख वो 19वीं सदी में एक तरीके की मुहिम चला रही थी कि लड़कियों को पढ़ाने की, उनके लिए स्कूल एस्टैब्लिश करने की। तो आज और उस पीढ़ी के बीच के दरमियान आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या लगते हैं जो लड़कियों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने शायद फेस किए थे? हाँ, अभी बात ऐसी है कि लड़कियों पे जो तालीम का जो सिलसिला था वो उस वक्त भी था। जैसे शुमाली हिंद में हम सावित्री बाई की अगर हम पैदाइश देखें, 1830 में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन 1830 के टाइम पे शुमाली हिंद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी थी, लड़कियां भी उसमें पढ़ रही थी। और दुनिया के दीगर ममालिकों के अगर हम मुस्लिम के लिहाज से देखें तो बड़ी बड़े शहरों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुल चुकी थी, लड़कियां भी तालीम याफ्ता थी।
और पूना में भी 1820 में अंग्रेजों ने खोली हुई स्कूलें थी। फिर एक मराठी स्कूल कायम यहाँ पे अमल में आया। लेकिन जो अहम बात है कि ये जो स्कूलें थी ये इखराजा से भरपूर थी, यानी कॉस्टली थी बहुत। तो इसमें वही बच्चे पढ़ सकते थे जिनके माँ बाप वो फीस अदा कर सकते थे, जैसा ठीक है, मुस्लिम रहो जैसे कोई भी रहो। लेकिन ये जो इन्होंने नोट किया सावित्रीबाई फुले ने कि वो भी जरा कमजोर तबके में से ताल्लुक रखते थे वो, तो उन्होंने जो नोट बात की कि अमीर लोग ही पढ़ाई कर रहे जैसा, या जिनके वालिदैन इखराजात भर सकते हैं ऐसे लोग पढ़ाई करें ना, लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, ये लोग तालीम कहाँ से हासिल करेंगे। तो इनके लिए ऐसी स्कूल खोली जाए जहां पर फीस नहीं हो, बच्चे फ्री में आकर पढ़े। तो इस सोच के साथ जब वो निकले, जैसे कभी हमने उनके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसा उन्होंने ज्योतिबा स्कूल पढ़ रहे थे, अंग्रेजी स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की, उनका देख के उनकी बीवी को भी शौक आया तो उन्होंने अपनी बीवी को भी पढ़ाया। लेकिन जब वो बीवी उनकी बाहर पढ़ाने के लिए निकली तो उनके वालिद खफा हो गए, उनको घर से निकाल दिया जैसा। तो उस वक्त घर से निकलने के बाद किसी ने उनको रहने के लिए जगह नहीं दी, क्योंकि कोई समाज में दुश्मनी नहीं लेना चाहता था ना, एक पूरे जैसे खानदान पूरा एक साथ उनका हो गया था। पर वो टाइम पे उनके जो दोस्त थे उस्मान शेख, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनको अपने घर में रहने के लिए जगह दी। और उस्मान शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, तो उन्होंने भी अपने भाई की तरह इनको हाथों हाथ लिया, दिलासा दिया, अपने घर में जगह दी, बर्तन हर चीज, एक नहीं घर के कपड़ों से, अपने बदन के कपड़ों से वो लोग अपने घर से निकले थे ना, तो क्या चीज नहीं लगी होगी ना। तो उन्होंने अपनी सब चीज इनको दी, बहुत मतलब समझाया, वो दिलजोई की, सब किया। फिर बाद में ज्योतिबा ने बोले कि मेरा इरादा ये नहीं था कि नहीं कि घर से निकल के इस तरह बैठूं, मैं स्कूल खोलना चाहता था। तो इस बात पर उस्मान शेख ने उनको दिलासा दिया और अपना ही जो बाड़ा था, यानी ये गंजपेट में उस वक्त में मुस्लिम आबादी सिर्फ 6% ही होगी पूना में, मगर वो जो इलाका था गंजपेट का, यहाँ पे मेमन मुस्लिम सब लोग रहते थे। और इन लोगों ने बहुत सारी जगह दिए, डोनेट किए स्कूलों के लिए, जो आज भी स्कूलें कायम है, नहीं क्या, बहुत सी। तो उन्होंने अपना जो बाड़ा था वो इनको दे दिया कि भाई तुम गम ना करो, यहीं से तुम्हारी स्कूल की इब्तिदा करो। तो वो जो स्कूल थी वो तालीम में बालिगा यानी बड़े लोगों के लिए शुरू किए थे उन्होंने, यानी लड़कियों के लिए स्कूल थी लेकिन गरीब तबके के लिए कोई स्कूल नहीं थी, तो उन्होंने उस स्कूल की इब्तिदा की। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1-2 साल के अंदर 20 से ज्यादा स्कूल कायम हुए। इतना फास्ट अंग्रेज भी नहीं कर सके थे, और ना उस वक्त का मराठी समाज जो था उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने इतना फास्ट काम हुआ। और अब इनके पास पैसे की कमी थी, पढ़ाने वाले असातिज़ा नहीं थे, तो फिर यहीं से फातिमा भी और सावित्री भी का काम शुरू हुआ कि उन्होंने मुफ्त में पढ़ाया, जैसा कि ज्योतिबा उनके हस्बैंड थे, उनके पास तनख्वाह देने के लिए ये नहीं थे। अब इसमें फातिमा भी का किरदार क्या है कि एक अलग समाज के लिए, एक अलग कम्युनिटी के लिए, नहीं क्या, ये तो पढ़ी लिखी थी, और जिस मतलब इनका ताल्लुक जिन लोगों से था, जैसा फातिमा भी का जिस घराने से ताल्लुक था, जिससे था, तो वहां पे पढ़ाई के लिए मना नहीं किया गया था ना। जैसा अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम लड़कियों के लिए तालीम के दरवाजे आपसे सल्लम की पैदाइश से ही खुल चुके थे ना, तालीम को बंदिश नहीं दिया गया कि सिर्फ मर्दों के लिए ना, बल्कि कहा गया कि हर तालीम हासिल करना सबका फर्ज है ना, मर्द हो या औरत हो जैसा। तो उस लिहाज से तालीमी याफ्ता थे, लेकिन उन्होंने जिस समाज के लिए टक्कर ली, कमजोर तबके के लिए इतनी हिम्मत दिखाई कि आसपास के लोग चिढ़ गए कि घर से बाहर निकल के ये इन लोगों को पढ़ाने के लिए जा रही है। तो उन्होंने अपनी सहेली मतलब सावित्री का भरपूर साथ दिया उस वक्त में, और वो उनके साथ ही उन लोगों को पढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर निकल आए। तो किस वो जो तरह दौर का आपको लगता है उस दौर में, किस तरह का मतलब फातिमा शेख और उनके भाई ने हाँ, अपने समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर भी क्या किसी तरीके के चैलेंजेस फेस किए होंगे जब उन्होंने सोचा कि वो और डिसाइड किया कि वो सावित्री बाई फुले की मदद करेंगे? जी, अभी देखिए 1800 सदी का जो एंड है, जैसा 19वीं सदी के स्टार्ट ही दौर है ना ये, तो ये दौर कैसा था इंडिया में, ये सियासी उथल पुथल चल रही थी सब, जैसा कुछ लोग अंग्रेजों की तरफ से थे और कुछ लोग बड़े बड़े हमारे रहनुमा ज्योतिबा जैसे लोग उनकी तालीम से मुतासिर थे और उससे फायदा भी हासिल कर रहे थे, नहीं क्या। और इसी तालीम ने उनके अंदर ये शऊर पैदा किया कि हम आजाद लोग हैं, हमको आजाद होना चाहिए। और एक तरफ जो है वो नई तालीम भी शुरू हो चुकी थी जो लोगों पर असरअंदाज हो रही थी।
अब इस वक्त क्या है कि अभी एक मुस्लिम समाज के लोग ने भी बात की होंगी ना कि भाई आप दूसरों के लिए हेडेक ले रहे हैं, अपने आप को दुश्मन बना रहे हैं ना, क्या सब लोगों को अपना दुश्मन कर रहे हैं। लेकिन जो चीज थी अहम, एक चीज थी कि दोस्ती थी उनमें आपस में बहुत, और ये समझा गया कि भाई ये एक नेक काम है जो ये कर रहे हैं, तो इसमें हम इनकी मदद क्यों ना करें। तो बड़ी उस वक्त उन्होंने हिम्मत दिखाई और बगैर किसी डर और खौफ के उनके साथ जाने लगी। कितने बार तो लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी, बुरा भला कहा, लेकिन वो दोनों भी पीछे नहीं हटी। और एक के बाद एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह खुलते गए पूना में, जैसे कि महाराष्ट्र में स्कूलों की एक चैन बन गई। 2 सालों के अंदर 20 से 25 स्कूल तैयार हुए जैसा। और लोगों में फिर शौक पैदा होता गया कि हम भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे। और फिर जब ऐसी स्कूलें वजूद में आ रही है जहां पर आपको तालीम के नाम पे बहुत कम खर्चा हो रहा है, तो लोगों की हिम्मत भी बढ़ गई। जैसे सावित्री बाई घर जा जाकर लोगों को समझाते पढ़ाई के लिए। फिर उस जमाने में लोग यकजा भी नहीं होते थे ना, उनको किसी बहाने से बुलाना पड़ता था। तो उन्होंने ऐसे तिल गुड़ कार्यक्रम जो होते हैं ना, कुछ इस तरीके से मजहबी और सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए ताकि लोग एक जगह जमा हो जाए। फिर जब लोग जमा हो जाते तो फिर वो उनको तालीम के बारे में ये करते कि भाई तालीम तुम्हारे में शऊर पैदा करेंगी, तुमको गुलामी से हटाएंगी, तुम कब तक सर झुका के गलत काम के पीछे भी चलते जाएंगे। बस मतलब ये सोशल काम उन्होंने किया। और उनके साथ साथ उनका भरपूर साथ फातिमा शेख ने दिया। अब सवाल ये उठता, लोग बोलते कि हिस्ट्री में वो जैसा इतनी मशहूर नहीं हुई ना जितनी होना चाहिए था। तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि एक मुस्लिम औरत का पढ़ना या पढ़ाना उस वक्त कोई ऐसी नई बात नहीं थी जैसा। क्योंकि अगर हम पूरे हिंदुस्तान पे नजर करें या हिंदुस्तान के बाहर नजर करें तो पढ़ रहे थे लोग। जैसे जिनके पास पैसा है वो भी अच्छे घर कर, फातिमा भी नजर करेंगे तो अच्छे घर के थे। समझ में आ रहा ना कि वो अपना घर बाड़ा दे रहे हैं, अपनी जमीन दे रहे स्कूल खोलने के लिए ना। तो इस पे से समझ में आता कि उनका माशी हालत अच्छी होंगी ना, जैसे उनके वालिदैन उनको पढ़ाए लिखाए थे। लेकिन ये सावित्री बाई के लिए अहम बात क्यों बन गई कि उन्होंने उन लोगों के लिए स्कूल खोला जिस पर किसी की नजर नहीं थी, उस समाज पर किसी की नजर नहीं थी ना। अभी हमने आपने पहले बहुत पढ़ा है हमने कि छूत छात बहुत आम थी, लोग पास नहीं खड़ सकते थे, उनके साय में नहीं बैठते थे, पानी नहीं देते थे, खाना नहीं देते थे ना, यानी अपने साथ बिठाते नहीं थे। तो उस जमाने में किसी को अपने साथ बिठाना, पढ़ाना या उनके लिए खुद तकलीफ उठाना ये बहुत बड़ी बात थी। और वो इन्होंने साथ दिया। तो ज्योतिबा का वही था कि जब वो अंग्रेजों को देखते थे, ईसाई मजहब के लोगों को देखते थे, मुसलमानों को देखते थे, तो सोचते थे इनमें वैसा नहीं है ना, उतनी छूत छात, उतना ये बात नहीं है जितना। तो हमारे में क्यों, इनके लोग नमाज पढ़ते हैं, औरत भी पढ़ती, मर्द भी पढ़ता है। क्रिश्चियन के भी मियाँ बीवी मतलब लेडीज और जेंट्स दोनों भी जैसे चर्च जा सकते हैं ना। फिर हमारे लोगों में क्यों इतना भेदभाव है। तो इसलिए उन्होंने इस काम को बहुत आगे बढ़ाया और लोगों में घर जा जाकर लोगों को बताते कि ये क्यों, ये हमको बदलाव लाना चाहिए। अगर आज हम ये काम करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए थोड़ी बहुत आजादी हम देके जा सकते हैं। औरतों का जो एक तरीके से रुतबा होगा 19वीं सदी में, उसको किस तरीके से फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले ने दोनों ने शायद एक तरीके से उसे और आगे बढ़ाया, क्योंकि इसके एक रिप्रेजेंटेशन वो भी दिया कि औरतें सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ सोशल लीडर्स हो सकती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकती हैं। जी जी, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एजुकेशन देखा कि सिर्फ तालीम की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको जिंदगी के हर मैदान में अगर आगे लाना है, समाज में एक साथ अगर खड़े करना है, तो दूसरी बातों पर भी तवज्जो देना होगी। जैसे कि अभी बेव औरतों की शादी, ये बहुत बुरी बात समझी जाती थी ना यहाँ समाज में, बिल्कुल लोग इसके खिलाफ थे जैसा। लेकिन इन्होंने ये काम शुरू किया, यानी सब सावित्री बाई ने ऐसे काम शुरू किए जिससे पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा हुआ ना। तो अभी वो जिन लोगों में रहते थे, जैसे उन्होंने अपने आसपास के मुस्लिम को भी देखा, क्रिश्चियन को भी देखा, सबको देखा कि भैया दूसरी शादी करना या बेवा औरत की शादी करना कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी ना, बुरी बात। तो फिर हमारे साथ औरतों के साथ ऐसे क्यों होता है कि उनको पूरा नहीं, क्या बहुत जैसा एक जगह अलग ही रहना सबसे, जैसे कि कोई अछूत हो गई हो ना, कि इस तरीके का व्यवहार क्यों हो जाता है ना। तो उन्होंने हर ऐसे काम शुरू किए जिससे जैसे बोलते हैं समाज की रीढ़ की हड्डी को दबा दिया कि भाई बेव औरतों की शादी भी की। फिर जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए आश्रम भी खोले, नहीं क्या। फिर अक्सर ऐसा होता था कि नाजायज बच्चे जो उठा के फेंक देते थे वो ला के घर में रख के उनके लिए भी एक इंतजाम किया, नहीं क्या। हॉस्टल खोले, फिर सिर्फ स्कूल खोले। अभी स्कूल तो खुल गई, लेकिन जो बच्चा दूर से आने वाले वो क्या करेंगे ना,
उसके लिए उन्होंने हॉस्टल का भी इंतजाम किया मियाँ बीवी ने, नहीं क्या, कि बच्चा अगर दूर से आएंगे तो वहीं पे रहेंगे हॉस्टल। फिर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नहीं कोई एक बात पर वो रुकी नहीं। कंप्लीट औरतों के बारे में कि औरतों को हर मैदान में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है कि कोई भी जो समाज है ये जब तक बुजदिल होगा तो लोग इसको दबाते जाएंगे ना। तो वो चाहती थी कि लोगों में हिम्मत आए सही बात करने की और समाज के सामने डट कर खड़े रहने की। आपने इनका बहुत मतलब जी कहिए, कि आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जब तक हम डट कर खड़े नहीं रहेंगे और किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पे ये जुल्म हो रहा है, तो उनका मतलब था कि जुल्म सहना भी एक तरीके से जुल्म करना ही है ना, कि तुम उसको बढ़ावा दो। इसलिए इसके खिलाफ उन्होंने काम किया। जी कहिए। आप जो बात कह रही थी कि जो समाज में उन्होंने जिस तरीके के भावनाएं जगाई, जिस तरीके की मैं कहूँगी इंस्पिरेशन जगाई कि हमें जी जी एक दूसरे के लिए और खड़े होना चाहिए। हमें किसी भी इंसान के साथ जो भी हुआ हो, चाहे वो औरत है, चाहे वो कोई अनाथ बच्चा है, उसके लिए, उसके हक में हमें कुछ करना चाहिए। अम, जब आप समाज कहती हैं तो समाज से आपका मतलब समाज जो जो उस जमाने में पुणे का समाज था, या आप समाज ऐसा तरह कैसे देखती हैं जैसे कि एक समाज कैसा है, मतलब अभी समझिए वहाँ पे कुछ अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, उनमें अपने अपने समाज है ना, कि जैसा हम्म अभी किसी में समझो तालीम को भेज रहे हैं जैसा, नहीं क्या, अभी हम्म इसमें भी उच्च जात के लोग जो थे, मराठा हो गया, ये कोई भी और थे, ईसाई थे, वो भी बच्चे पढ़ रहे थे, वो भी समाज में मूव कर रहे थे ना। लेकिन हालत किसी की थी, मजदूर तबके की हालत थी, कि जो एक दिन मजदूरी करेगा तभी खाना खाएगा। तो वो ना ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते थे, ना अपने बच्चों को तालीम दे सकते थे, ना कहीं भेज सकते थे ना, कि पूरा बात आकर वही रुक जाती ना कि खर्च कहाँ से करेंगे। तो हम्म इन्होंने जो बीड़ा उठाया, लोगों के जहन में बात दी कि मेहनत करेंगे तो हमको चीजें मिलेंगी ना, और जब तक तालीम हासिल नहीं करते तुम्हारे में शऊर नहीं जागेगा, और जब तक शऊर बेदार नहीं होगा तो आप अपने हक को नहीं पहचानोगे, हम्म और जब अपने हक को नहीं पहचानोगे तो फिर लड़ेंगे कैसे ना। यानी हम्म लड़ने के लिए भी आपके पास कुछ चाहिए ना, कि क्या है हक, मेरा क्या है। हम्म अपना हक लेने के लिए भी जैसे अभी हमारे भी समाज में देखिए बहुत सारे औरतों को खुद के हकों का ही पता नहीं है ना, कि भाई ये हम्म हमारे में ये है, मुझको ये हक हासिल है, ये पता ही नहीं होता। तो जब तक आपको अपना हक ही पता नहीं है तो फिर आप लड़ेंगे कैसे ना हक के लिए। तो हम्म उन्होंने वो जगाया लोगों में कि हमको अपना हक हासिल करने के लिए लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए। हम्म। आपने अभी जी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जब एक शायद एक वजह जो हमें फातिमा शेख की जिंदगी के ऊपर इतना मटेरियल नहीं मिलता है वो ये थी कि हो सकता है वो जहाँ मुस्लिम समाज में लड़कियों की एजुकेशन, उनका पढ़ना लिखना इतनी आम जी बात थी। अम, आज के ज़माने में हमारे आगे काफ़ी अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल आ रहे हैं जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन, खासतौर से मुसलमान लड़कियों की एजुकेशन एक तरीके से रोकी जा रही है। हमने कर्नाटका में देखा अभी जो पूरा हिजाब बैन के ऊपर हाँ कंट्रोवर्सी जी हुआ। जी अफगानिस्तान में तालिबान ने एक नई तरीके की मुहिम निकाली है जहाँ पे एक एज के बियॉन्ड लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आपका क्या जी सोचना है इस बारे में? मतलब हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिए, जो जिस तबके से आती थी वहां पे लड़कियों का पढ़ाई एक आम बात थी, और आज हम जी ऐसे टाइम में हैं जहाँ पर सबको समझ तो में आता है कि कितनी जी जी इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, लेकिन उसके हक तो में वही बात है ना कि हमने जो सही बात है ना हमने इसको छोड़ दी, कि जो चीज अभी हमको पता है कि भाई हमारी लड़कियों ने पढ़ना है नहीं, हम्म जैसे अभी कि आपने भी नाम लिया कि कोई तबका रहो, कोई भी लड़की को पढ़ाई से रोक रहा, तो फिर वो अपने, भाई लड़की डॉक्टर भी होनी चाहिए, लड़की इंजीनियर भी होनी चाहिए, ठीक है, लड़की टीचर भी होनी चाहिए। तो हम्म जो भी लड़की होंगी तो उसको उतनी पढ़ाई करना चाहिए ना। और हम्म जब उसको हक दे दिया गया, उसके जैसे अल्लाह ने हक दे दिया, उसके दीन ने हक दे दिया, नहीं क्या समाज ने दे दिया, समझो अभी सावित्री हम्म बहनों के बाद लोग ने उनके समाज को भी हक दिया ना जैसा। हम्म तो उसके बाद में रोकने वाले लोग कौन है? अभी ये तो कुछ पॉलिटिकल मुद्दे है, हिजाब हुआ या कुछ भी हुआ ना, हम्म इसके लिए पढ़ाई कहीं पे रुकती नहीं है। अभी हम्म खुद मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमए, एमएड, बीएड, नेट, पीएचडी सब पूरा हिजाब के साथ ही हुआ है। पूना यूनिवर्सिटी, पूना कॉलेज यहाँ हुआ ना, कि कहीं पे कुछ रोक टोक वगैरह नहीं थी ना। हम्म और घर का भी जो माहौल था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तालीमी था, नहीं क्या। हम्म लेकिन पहले से एक आदत थी कि अपना हिजाब की एक आदत ही बन गई थी, और अच्छा भी लगता था जैसा मुझे ना, कि स्किन वगैरह भी अच्छी रहती थी अपनी। और हम्म पर लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना।
अभी आप देखेंगे, अभी दवाखाने में बोलेंगे बगैर मास्क के जाओ मत, यहाँ पर बगैर मास्क के जाओ मत, वहां पर और एक मुद्दा बना दिया कि भाई बगैर हिजाब के कॉलेज में लेके जाओ। तो ये खामखा लड़ाई झगड़े के मुद्दे हैं जिसको मीडिया में लाकर काफी ऐसे फैला जाता है। ये तालीम के बीच में आनी आड़ है ही नहीं बन सकती ये चीज मेरे ख्याल से। तो इस पुरानी औरतों को देखेंगे आप, फातिमा शेख तो तस्वीर एक दो ही है, सावित्री बाई की भी जो तस्वीर दिखेंगे हमको, फिर शिवाजी महाराज की अम्मी है उनके जीजाबाई, उनकी जो भी हमको तस्वीर देखेंगे तो इंडियन नारी की जो छवि आती है, ऐसे सर पे आंचल लिए बहुत अच्छी सी, नहीं कि तकद्दुस वाली तस्वीर दिखती है ना किसी के भी ऐसा। तो कहीं पे भी ऐसे ये नहीं है कि भाई इस समाज में है उस समाज में नहीं, इंडियन जो छवि है वो बहुत ही अलग है। तो उस तरह की औरतें रहती थी और ये भी सब पढ़ी लिखी थी ना। और सावित्री बाई का भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनको लिखने की आदत थी, शायद फातिमा भी शेख को ना हो, जैसे अभी किसी को डायरी लिखने की आदत होती है ना क्या जी। इनको डायरी लिखने की भी आदत थी सावित्री बाई फुले को। फिर उनके जो भाषण होते थे ना वो लिख, वो कि जो उनके खतूत के मजमूए छपे हैं जी। तब इतने सालों की जो रिसर्च चल रहा है उसमें वही लग रहा कि कहीं तो कुछ मिलेगा। हम कहीं भी जो पुरानी स्कूल से अभी हमने वो भी शुरू की, अभी जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ तो हमारी स्कूल भी 130 साल पुरानी है। तो अभी हमने वही शुरू किया कि उसका रजिस्टर लाके देखेंगे कहीं कि ये जो स्कूल हमारी ओपन हुई तो उस टाइम पे ये दोनों भी हयात थी ना, फातिमा भी और सावित्री बाई फुले जी। तो उस दौर की खुली हुई स्कूल है। तो और कुछ अगर हिंट मिल जाता है और कोई चीज मिल जाती है तो अभी एक बात समझ में आई कि इनको लिखने की आदत थी। जो इनका अदब है बहुत ज्यादा है, काव्य फुले है, उनके भाषण है, उनकी तकरीरें है, उनकी डायरी है, जिसकी वजह से हमको ये सब पता चल रहा ना। और फिर जहाँ नोट करती थी कि प्रोग्राम में मेरे साथ फातिमा है या मैं कच आ गई हूँ तो मुझे कुछ फिक्र नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि फातिमा पूरा मेरा काम संभाल लेंगी, नहीं क्या। तो उसकी वजह से पता चलते गया कह रहे हाँ ये इनके हमेशा साथ में रहती थी। और आपने फिर ये कि जब मेरे आप एक बहुत ही एक बात जो आप कह रही थी मेरे जहन में एक्चुअली हमारे रिकॉर्डिंग से पहले ये सवाल आ रहा था। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और जब हमने एजुकेशनल रेवोल्यूशन के ऊपर पढ़ा था 19वीं सदी में, इंडिया के 20वीं सदी में, दो नाम थे जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे। एक तो ऑफ कोर्स राजा राम मोहन रॉय के उनको पूरा जो श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सती प्रैक्टिस अबॉलिश करवाई। और नॉर्थ इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, उनका नाम बहुत लिया जाता है। तो जब मैंने खुद फातिमा शेख के ऊपर पढ़ना शुरू किया, मेरे लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट था ये जानना कि हमारे लिए जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज भी जब हम अपनी हिस्ट्री किताबें खोल रहे हैं, हाँ हम पढ़ें राजा राम मोहन के बारे में पढ़ें, हम सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़े, लेकिन हम उसी हिसाब से उसी लेवल पर सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख के बारे में भी पढ़े। क्योंकि सिर्फ हम जब इंस्पिरेशनल फिगर्स देखते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से, जब हम अपने जैसी हम औरतों के फिगर्स देखें, हम उनका काम पढ़ें, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी सोशल लीडरशिप दिखाई उसके बारे में पढ़ें, तो मेरे ख्याल से लड़कियों के अंदर एक अलग तरीके का हिम्मत और हौसला आता है, फायदा हो जाएगा। तो जो भी आप काम कर रही हैं, जिस तरीके से आप फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले की लाइफ पे रिसर्च कर रही हैं, उनकी लाइफ के किस तरीके से एक दूसरे के उन्होंने एक पार्टनरशिप थी एक तरीके की, जिस तरीके से वो अपने स्कूल्स चला पाती थी, समाज में अलग अलग सोशल इश्यूज के ऊपर बात कर पाती थी। मेरे ख्याल से एक तरीके से दैट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव जो आप आई थिंक सैकड़ों स्टूडेंट्स ले रही हैं पूरे हिंदुस्तान में समझने के लिए। तो जैसा आपने बताया कि आपका जो काम है वो मराठी में, उर्दू में, कन्नड़ में भी हुआ है, क्या आपका काम हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल? मेरा काम कन्नड़ में नहीं हुआ है। अच्छा। मैंने क्या कहा कि हमारी बुक से रेफरेंस लेके कन्नड़ में लिखा गया। जैसे उन्होंने हमको बताया, कांटेक्ट किया, दिल्ली वाले हो गया, कन्नड़ वाले हो गया कि हम इनके बारे में लिखना चाहते हैं, आपकी किताब है, हमने उसमें से रेफरेंस लिया, या फातिमा बी के बारे में या सावित्री बाई के बारे में जो भी आपने लिखा उन्होंने अपनी किताब में ऐड किया बतौर रेफरेंस। और अच्छा, मेरी बुक्स तो मैंने उर्दू में लिखे हैं और इंग्लिश में भी मेरी 2 किताबें आई हैं। कयामत से पहले अलामत कयामत जो मेरी एक दीनी किताब है, मैंने उसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया था। और दूसरी अभी सूरह अल बकरा क्विज, बच्चों के लिए मैं क्विज वगैरह लेती हूँ, तो भी इंग्लिश मीडियम वालों ने कहा कि हमारे लिए भी अलग से कीजिए, तो उनके लिए किए।
और उनके लिए मैंने हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अच्छा। कन्नड़ वगैरह समझ में नहीं आती है मुझे पढ़ने के लिए। जबान से मेरे इतना पास वास्ता एक्चुअली है। आपके लिए दो और सवाल हैं एंड फिर मेरे ख्याल से हम इंटरव्यू रैप अप कर लेंगे। तो एक हाँ सवाल तो हाँ। ये है कि अगर सिर्फ फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले आज जिंदा होती हम्म, तो हम्म। उनका किस तरीके से आप इमेजिन करती हैं एक तरीके का यू नो वो क्या सोचती हमारे समाज के बारे में? कि देखिए, एक तरीके से उन्होंने समाज की, जैसा इकोनॉमिकल कंडीशन हो गया, सोशल कंडीशन हो गया और एजुकेशनल कंडीशन हुआ ना, हम्म। एक साथ उन्होंने तीनों मुद्दे पे बात भी की और अमलन प्रैक्टिकली अमल भी किया। हम्म। आज अगर होती वो, तो सबसे पहले तो उनको दुख होता कि समाज में वो इत्तेहाद, वो इत्तेफाक नहीं है जो उनके जमाने में था ना। अभी हम हम्म। देखेंगे कि ज्योतिबा फुले को उनके अब्बा ने फारसी सीखने के लिए फारसी टीचर घर में रखा था, नहीं क्या, हम्म। अंग्रेजी सिखाने के लिए अंग्रेजी टीचर रखा गया था। तो उस जमाने में जो है नफरत इतनी फैली भी नहीं थी दिलों में, लोग एक दूसरे का पढ़ते भी थे, कबूल भी करते थे ना। कई लोगों ने उर्दू पढ़ी, हम्म। मुस्लिम जो होंगे वो हिंदी या इंग्लिश या मराठी पढ़ रहे हुए हैं। हम्म। तो इतनी मतलब नफरत ना दिलों में फैली थी ना समाज में फैली थी, लोग मिलजुल कर काम करते थे। और ये दोनों की भी जोड़िए, ये इत्तेहाद की कड़ी है ना। और हम्म। हमारा जो हम बोलेंगे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, ये मिली जुली तहजीब है, हम्म। मुश्तरिका तहजीब कहलाती है। एक्चुअली मेरे पीएचडी का जो टॉपिक है वो नेशनल इंटीग्रेशन ही है, उर्दू में हम्म। ना कौमी यकजहती का तस्वर है जैसा। हम्म। और जो पीरियड है मेरा वो 47 टू 2000 तक है जैसा, अच्छा, ओके। यानी उन्हीं हालात पे पीएचडी जैसा। तो ये जो हमारी मुश्तरिका तहजीब है, तो ये बहुत ही मिलनसारी के गहवारे में पल रही थी। यानी बहुत एक एक नहीं दिखेंगे हमको, ऐसे कई लोग नजर आएंगे जो मिलजुल कर काम कर रहे थे ना इस तरीके से, कि हम्म। समाज को सुधारने का काम जारी था। कि जो भी नई तालीम जो हासिल कर रहे थे, अंग्रेजों से ही नई तालीम लेके हासिल करके उन्हीं के खिलाफ, जैसे ना क्या कि हम्म। हम इनके गुलाम क्यों रहेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, उन्होंने भी अंग्रेजी तालीम हासिल की, ज्योतिबा फुले ने भी अंग्रेजी तालीम हासिल की ना। और हम्म। फिर शऊर पैदा हुआ कि भाई हम गुलाम क्यों रहे किसी के। और फिर उन्होंने अपने लोगों को बताया, सिखाया, यकजा किया कि हमको जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो अंग्रेजों का हो या हमारे ही माशरे में रहने वाले उन जागीरदारों नवाबों का या हुक्मरान का हो जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। हम्म। एक तरीके से लोग ने बेदारी की मुहिम शुरू की कि अवाम में बेदारी को जगाना। तो उसी तरह के सावित्रीबाई और फातिमा भी ने भी एजुकेशन के लिए भी काम किया, लोगों की माशी हालत सुधरे, नहीं क्या, कब तक गुर्बत में रहेंगे, मेहनत करो, कमाओ। औरतों के लिए उन्होंने कई हुनर के भी खोले ना, ऐसा कि सिर्फ तालीम ही नहीं, जो औरतें हुनर कर सकती है, नहीं क्या, हम्म। बुनना हो गया, सीना हो गया, इस तरीके के लिए उनके काम भी मुहैया करते थे। तो एक साथ जैसा बहुत सारी मुहिम पे वो डट गई, जैसा एक अच्छा हम्म। काम किया जैसा उन्होंने। और जिस बात की अहम बात है कि वो अपने काम को लिख भी लेती थी, इस वजह से वो मवाद आज हमारे पास है। हम्म। और फिर उन्होंने फातिमा भी का जिक्र किया तो हमको वो उस तरीके से मिल रहा है। अभी अफसोस की बात यही है कि उन्होंने अपने बारे में क्यों नहीं लिखा, या किसी और ने उनके बारे में क्यों नहीं लिखा। यानी हम्म। वो टाइम पे जो अगर बाद में 1900 में अगर समझो कोई मैगजीन शुरू हो गया उर्दू के पहली बार, नहीं कि जो पूना में वगैरह, कि इन्होंने हम्म। उनके बारे में किसी ने कुछ क्यों नहीं लिखा, जो हमारे सामने आ जाता, तारीख के सामने जैसा हिस्ट्री रह जाती है ना। हम कोई चीज लिख लेते हैं तो एक हम्म। तरीके से वो तारीख रह जाती है कि आने वाली नस्ल उसको पढ़ के समझ जाती है ना। हम्म। तो उनके बारे में आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाता था। अब सिर्फ बातें कैसी होती कि भाई कोई पुराने एजेड कोई मिले बुजुर्ग, कि हाँ भाई हमने देखे वो लोग यहाँ रहते थे, चलते थे, ये काम करते थे ना, ऐसे पता चल रहा है। ऐसा कोई हम्म। ठोस सबूत नहीं हासिल कर पाए, नहीं ज्यादा से ज्यादा कि भाई यहाँ रहते थे, ऐसी बड़ी होगी। जैसे सावित्रीबाई के बारे में कैसे पूरा पता चला ना, कि इनसे शादी हो गई, इतने साल में हुई, इस साल में ये किया, इस साल में वो किया। तो ऐसा इनके बारे में नहीं है। हाँ, इनके साथ थी तो उस तरीके से लोग अंदाजा लगा रहे कि उतनी उम्र होगी। हम्म। साथ में असातिज़ा का। और अहम बात क्या है कि पढ़े सबने पढ़े, लेकिन ये दोनों की मशहूरी, ये हिंदुस्तान की पहली तरबियत याफ्ता टीचर है, हम्म। ट्रेन टीचर है। हम्म। यानी नॉर्मल स्कूल करके पूना कॉलेज में तरबियत याफ्ता टीचर ट्रेनिंग का एक स्कूल था, नॉर्मल स्कूल, ज्योतिबा ने इनका दाखिला वहां किया था। और हम्म। बाद में बीएड के गर्ज से मैं बताया कि ये लोग अहमदनगर भी चले गई थी ना। हम्म। अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह जाके पढ़ना उस जमाने में औरतों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी ना। हम्म। और उनके हस्बैंड ने उनका पूरा साथ दिए कि उनको वो भी कराए जैसा, वहां जाके वो सीख कर आई। तो दोनों की अहम बात यही है कि वो तरबियत याफ्ता टीचर्स थे, हम्म। उन्होंने खास ट्रेनिंग ली थी जैसे। हम्म। um, एक
एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है, क्योंकि आप खुद एक एजुकेटर हैं, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले भी एज एजुकेटर्स जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती होंगी, जिस तरीके से वो शायद जब क्लास में उनके लिए ऐसे सवाल आते होंगे कि लड़कियां ने पहले पढ़ा नहीं है, उनको किस तरीके का इंटरेस्ट उनका जागेगा। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से वो उनका इंटरेस्ट जगाती होंगी? जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स के लिए शायद सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो हाँ पैसों हाँ, की कमी हो सकता है, लेकिन पैसों की कमी, लड़कियों जी को जी। एक तरीके से इंस्पायर करना या उनको उनको ये दुनिया, वो एक तरीके से एक नया पर्सपेक्टिव देना बात- कि उनकी जी जी। जिंदगी सिर्फ घर के अंदर तक सीमित नहीं है, नहीं, एजुकेशन के जरिए उनके लिए पूरी दुनिया खुल सकती है। क्या किस तरीके से उन्होंने शायद लड़कियों को उस टाइम पे इंस्पायर किया? और उन्होंने आप एज एन कि- एजुकेटर क्या लगता है जी आपको जी। नहीं आज नहीं, के जमाने में? जी जी, लड़का हो या लड़की, उन्होंने सबसे अहम बात की कि जो सिलेबस है, जो निसाब जो बनाया जाता है, हम्म। वो इतना अच्छा निसाब बनाया था उन्होंने। जैसे भी हमारे वहाँ क्या करते हैं कि स्कूलें शहर की हो या गांव की, सब निसाब एक ही जैसे होता है ना। हम्म। नहीं क्या, सिलेबस एक ही जैसा होता है ना, जैसे पूरे जी। महाराष्ट्र का एसएससी बोर्ड का हो गया, एचएससी बोर्ड का, एक ही जैसा सिलेबस होता है। यहाँ पे इनकी अहम बात मुझे क्या लगी कि इन्होंने गांव के बच्चे को, जो एकदम खेड़ा पाड़े में रहते नहीं क्या, जिनका शहर की जिंदगी से कतई ताल्लुक नहीं होता है, हम्म। उनका सिलेबस अलग था और शहरी लोगों का सिलेबस अलग था। हम्म। उसमें अहम बात क्या समझ में आई कि बोले जो चीज उस बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, नहीं क्या, हम्म। तो डायरेक्ट उस चीज का नाम लेने से उसके जहन में उसका तस्वर नहीं उभरता। जैसे हम्म। यानी हम्म। कंपेयरिंग अगर करें तो शहरी जिंदगी और देहाती जिंदगी के बारे में। जी। फिर फर्स्ट ईयर जो निसाब उन्होंने बनाया था, इस सोच के साथ बनाया था, हम्म। लड़की हो या लड़का हो, नहीं क्या, जैसा निसाब तो सबका एक ही जैसा था, हम्म। लेकिन उसी के हिसाब से निसाब भी बनाया था। अभी जैसे हम अपर क्लास के कोई बच्चे लेंगे जिन्होंने हर चीज देखी हो, नहीं क्या, हम्म। जैसे प्लेन का मजा लिया हो, ट्रेन का मजा लिया हो, नहीं, हर चीज का मतलब लिया, तो उसने उस चीज को तजुर्बे में किया और जानता भी है ना, उस चीज का नाम लेते के साथ उस चीज को महसूस कर सकता है ना। हम्म। लेकिन ऐसा गरीब घर का बच्चा समझो, जो कभी साइकिल पर भी नहीं बैठा, नहीं क्या, जैसा, तो हम्म। वो इन चीजों को समझ नहीं सकता ना, उसका लुत्फ ले सकता होगा ना। हम्म। तो इस सोच के साथ सिलेबस बनाना ये बहुत बड़ी बात थी, नहीं क्या। जी। जी, और वो कोई बहुत बड़ी मतलब, जैसा अभी सर सैयद अहमद खान का नाम लिया आपने, इनका नाम लिया, तो वैसे भी कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड ये नहीं थी ना, वो जैसा बड़ी बड़ी हम्म। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने वाले, नहीं क्या, उन हम्म। लोगों से हटके। पर उन लोगों से हटके उन्होंने सिलेबस ऐसा बनाया ताकि वो बच्चे के जहन में वो चीज बैठ जाती है और फिर वो आगे की और तरक्की के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कि ये कितनी सिलेबस ऐसा अहम होना बात चाहिए। है, ये कितनी अहम बात बहुत ही है। अहम बात है कि कि सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ जाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। तो उन्होंने उस का जो माहौल था उस जमाने का, 19वीं सदी का इब्तिदाई दौर, तो उस लिहाज से उनके सिलेबस बनवाए। क्या हमारे पास उस सिलेबस का कोई एक्सेस है? क्या हमें पता है कि वो किस तरीके से उन्होंने उसे डेवलप किया था, या हमारे पास कॉपीज या कुछ है उसकी? है ना, मेरी बुक्स में मैंने उनका अच्छा। सिलेबस भी लिखा था नमूने के हम्म। लिए, जैसा हम्म। कि कभी आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी। अभी देखिए, अभी खाली स्कूलों का मैं बोल रही हूँ, 1848 में जब पहली स्कूल खुली उनकी, हम्म। 1852, 1852 तक 20-25 से ज्यादा स्कूलें खुल चुकी थी। यानी हम्म। इतने कम अरसे में स्कूल चला। अभी देखिए तालीमी निसाब हम्म। उन्होंने कैसा उम्र के लिहाज से निसाब में तरतीब की कि बच्चों के माहौल, उम्र और समझ के लिहाज से निसाब बनाना चाहिए। जैसा भी उनका स्कूल नंबर 1, अगर उसमें कुल स्टूडेंट 106 है, हम्म। तो बच्चों का साइंस, हिंदुस्तान की तारीख, मोड़ी जबान पढ़ना, खुशखत लिखाई, जोग्राफिया, नहीं क्या, यूरोप एशिया, हिंदुस्तान के नक्शे, फिर बच्चों को नसीहत, इस तरीके से। फिर हम्म। इकाई की गिनती। फिर स्कूल नंबर दो में फिर दहाई की गिनती आएंगी। फिर पहले बाल मित्र का हिस्सा, फिर मोड़ी जबान का आगे का हिस्सा, फिर ग्रामर का इल्म, फिर हिंदुस्तान के नक्शे, फिर महाराष्ट्र की मालूमात, फिर दहाई की आदत के हिसाब में, नहीं क्या, हम्म। जैसा निसाब बढ़ते जाएंगे जहनी काबिलियत के लिहाज से। फिर उसी तरीके से उन्होंने सोचा कि देहात और शहर में रहने वाले बच्चों की जहनी काबिलियत जो है वो एक जैसी नहीं होती, वो अपने माहौल के हिसाब से ही चीजों को समझता है। तो हम्म। उन्होंने उस तरीके से निसाब को बनाया कि पहली बार सबसे पहले इनको ये पढ़ाया जाए देहाती बच्चों को, फिर जब उनकी समझ में आ जाएंगी तो फिर उसके लिए। और वो इस बात के भी खिलाफ थे कि जैसा एक क्लास में बहुत ज्यादा जहीन, औसत और कमजोर सब तरीके के बच्चे होते हैं ना, हम्म। तो उनका ये था ख्याल
कि सबको एक ही तरीके से नहीं हाँका जाए। जैसे ग्रुप बनाया जाए और जो बच्चा जितनी समझ रखता है पहले उसको उतना बताया जाए। सब एक टीचर खड़े होकर समझो 70 बच्चों को एक ही चीज समझा रहा है और उसमें से सिर्फ 10 समझ सके और बाकी के रह गए, तो उनका इरादा ऐसा नहीं था कि उनके मतलब इस तरीके से बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बोलते थे पहले बच्चे की जहनी कंडीशन समझो, जैसे उनका ग्रुप बनाया गया और फिर उस लिहाज से पढ़ाई कीजिए। तो ये बातें बहुत अलग है और सीखने जैसी है मैं तो आने कहूंगी वालों को कि भी। हम 21वीं सदी में भी हम शायद बहुत पीछे हैं हाँ, इसको फॉलो कर सावित्रीबाई सकते फुले और फातिमा शेख के एजुकेशन हैं। स्टैंडर्ड्स और हाँ, उनकी उनके बारे में। इम्प्लीमेंटेशन से। अम, मेरे पास बहुत सारे सवाल और उभर रहे हैं, जैसे जैसे आप मुझे इतना कुछ बता रही हैं डॉक्टर शेख, लेकिन वक्त की वजह से हमें थोड़ा अपना रैप हाँ, अप नहीं करना चलेगा। होगा। जी, जी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा शेख आपका। आपने एक तो वक्त निकाला और आपके काम के लिए एक तरीके से आप उन बहुत गिने चुने लोगों में से हैं जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई जी, फुले के पूरे सोशल काम पर, उनकी एजुकेशन पर, उनके उनके कंट्रीब्यूशन पर इतना इतना वक्त, इतनी एनर्जी अपनी स्पेंड कर रही हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों के लिए आप एक तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम समझ सकें कि हमारे जो फीमेल लीडर्स थी हमारे हाँ हिंदुस्तान जी, की, किस फीमेल थे तरीके हमारे, से उन्होंने हम उनसे सीख सकते हैं और उनके सिखाए हुए रास्तों पर चलकर थोड़ा और शायद सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। एजुकेशन और सोसाइटी में। अभी देखिए ना, हमारे सोसाइटी में अगर कोई बात भी होंगी तो कोई हिम्मत करके आगे बढ़ के उसके अपोज नहीं कर पाते ना, कितना भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ना, यानी जी। हिम्मत से आगे नहीं आते। तो उनका इरादा मंशा यही था कि ये हिम्मत औरत हो या मर्द में आनी चाहिए, कि अपने हक के लिए लड़ने की जो हिम्मत है ये होनी चाहिए आपस में जैसा। तो इस तरीके से उन्होंने किया और मुझे शौक भी था और अल्लाह ने हिम्मत भी दी कि उनके बारे में किताब लिख ली और लोगों ने उसको समझे भी, पढ़े भी और अल्हम्दुलिल्लाह सराय भी। इसको महाराष्ट्र एकेडमी की तरफ से अवार्ड मिला, उत्तर प्रदेश एकेडमी की तरफ से भी अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच तो डॉक्टर ताहिरा, एंड शुक्रिया, अगेन आपने मुझे बहुत बहुत बुलाया शुक्रिया। मरियम साहिबा, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया कुछ बोलने का, शुक्रिया। थैंक यू।